और उत्तराखंड एक्सप्रेस की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जेईई पेपर लीक मामले में फरार चल रहे 50,000 के नामी बीजेपी नेता संजय धारीवाल को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस को 4,25,000 का कैश, कुछ ब्लैंक चेक और अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स बरामद हो चुके हैं। संजय धारीवाल जेईई पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि संजय धारीवाल ने करनाल में अपने भाई के एक मकान पर अभ्यर्थियों को ले जाकर वहां पेपर सॉल्व कराया था। संजय धारीवाल मोहम्मदपुर जटगांव का ग्राम प्रधान है और मंगलोर क्षेत्र में बीजेपी का मंडल अध्यक्ष रह चुका है। एसआईटी पूरे मामले की जांच में अब जुटी हुई है और जेईई पेपर लीक और पटवारी पेपर लीक दोनों मामलों में अब तक 38 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसकी गिरफ्तारी नारसन क्षेत्र से की गई है। साथ ही साथ यह जेईई परीक्षा में करनाल स्थित कुछ छात्रों को ले जाकर वहां पर अपने भाई के फ्लैट पर जो है वहां पर नकल कराने की बात भी साक्ष्यों में आई है, जिसके आधार पर वहां टीम ने जाकर पूरी जांच करी है, जिसमें 4,25,000 रुपए कैश भी बरामद हुआ है जो उसी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा लिया गया था। कुछ दस्तावेजी साक्ष्य मिले। और अब अगली खबर जो हर पेरेंट्स के लिए देखनी और जाननी बेहद जरूरी है। देहरादून में 22 साल की सिंगर और यूट्यूबर लता अधिकारी ने सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि पिता की डांट से नाराज होकर घर में ही लता अधिकारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मामला थाना पटेल नगर चंद्रवनी का है। लता अधिकारी अपने परिवार के साथ रहती थी, पहाड़ी गाने गाती थी और यूट्यूब में फोक सॉन्ग्स अपलोड किया करती थी। लता देहरादून के निजी कॉलेज से बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी और यूट्यूब पर फोनिक्स रिकॉर्ड्स के नाम से एक यूट्यूब पेज बनाया था, जिसके बाद अब उसने हत्या कर ली है, आत्महत्या कर ली। झन दिया बाजू छाना बिलारी लगला बिलारी का घाम, झन दिया बाजू छाना बिलारी लगला बिलारी का घाम, लगला बिलारी का घाम, हाथ है कि कुटली अधिकारी द्वारा अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। प्रारंभिक जानकारी का जब पता चला कि मृतका जो है यूट्यूबर थी, उनका अपना यूट्यूब पे एक चैनल है, तो अभी इनके पिता द्वारा इस संबंध में बताया गया, तब पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजे को तोड़ के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि अपने स्टूडेंट्स के साथ अश्लील और गंदी हरकतें करने के बाद सुसाइड की कोशिश करने वाले कलंकित कोच नरेंद्र शाह से पूछताछ के लिए पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टर ने पूछताछ की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद बिना पूछताछ के ही पुलिस टीम को वापस लौटना पड़ा। कल आरोपी कोच नरेंद्र शाह को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है और अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही नरेंद्र शाह की गिरफ्तारी हो सकती है। दोन पुलिस नरेंद्र शाह की गिरफ्तारी कर सकती है। नाबालिग स्टूडेंट के साथ आरोपी नरेंद्र शाह ने अश्लील बातें की और उन पर संबंध बनाने के लिए जोर भी डाला था और बाद में धमकाया भी था, जिसके बाद ऑडियो वायरल होने के बाद आरोपी कोच ने सुसाइड की कोशिश की थी। वहीं नरेंद्र शाह की एकेडमी की 2 अन्य फीमेल खिलाड़ियों ने भी जांच अधिकारी के सामने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं, जिसमें खिलाड़ियों ने नरेंद्र शाह पर आरोप लगाया है कि कोच उनके साथ छेड़खानी किया करता था। खिलाड़ियों ने कहा है कि उन्होंने साल 2018 में एकेडमी ज्वाइन की थी। 20 मार्च 2023 को वो खेल प्रैक्टिस करके अपने कमरे में चली गई तो कोच नरेंद्र शाह ने उनके मोबाइल फोन पर कॉल किया और अश्लील बातें की। इसकी उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली। पीड़ितों का आरोप है कि कोच लंबे वक्त से इस तरह की घटनाएं कर रहा था और ये भी कहता था कि वो उनका भविष्य खराब कर देगा। हॉस्पिटलाइज है, कल भी हम गए थे, वहाँ ड्यूटी लगी हुई है, तो वो कह रहे थे डॉक्टर के हम चेकअप करेंगे, कल बताएंगे, तो आज बताएंगे जो भी बताएंगे। तो सर ये अगर रेसिडेंसा की तबीयत सुधार आता है तो क्या अरेस्टिंग होगी? अब देखो ये तो साक्ष्य पहले जुटा रहे हैं, उसको भी
पूछेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये तो पोक्सो का मामला है, तो पोक्सो में तो अरेस्टिंग होती है। और हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां पर आरएसएस कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया है। राहुल गांधी पर आरएसएस के खिलाफ गलत टिप्पणी करने का आरोप लगा है। 12 अप्रैल को द्वितीय जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई होगी। देहरादून सचिवालय में फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी ऑफिसर्स के साथ एक मेगा मीटिंग की। शनिवार को छुट्टी के दिन सीएम सचिवालय में पहुंचे और सचिवालय में भी खासी चहल पहल देखी गई। मीटिंग में सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को एक बार फिर रिमाइंड करवाया कि सभी अपने अपने विभागों में ऑनरशिप को लेकर काम करें और कहा कि सभी की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ऑफिसर्स को कहा कि वो अगले 10 सालों को देखते हुए योजनाओं का रोड मैप तैयार करें और इनमें से साल 2025 तक कौन कौन सी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सकता है, इसकी भी तैयारी करें। दो 2025 तक किन किन योजनाओं को हम धरातल पर उतारेंगे, कौन कौन सी योजनाएं पूरी होंगी, हमारे विभाग सभी रोड मैप बनाएंगे और अगले आने वाले 10 सालों का भी साथ में रोड मैप बनाएंगे। जीएसडीपी कैसे हमारी दुगनी हो, कैसे हमारा रेवेन्यू बढ़े, इन सब पर आज विस्तार से चर्चा हुई है। सभी को अकाउंटेबिलिटी और सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से तय होगी, जिससे कि सभी लोग अपने अपने विभागों में ऑनरशिप लेकर काम करेंगे कि उनका विभाग सबसे अच्छा हो, उनका काम सबसे अच्छा हो। हमारी राजस्व की प्राप्तियां हैं और जो बजट खर्च होना है, दोनों की लगातार हम लोग समीक्षा करेंगे और मासिक रूप से इनकी समीक्षा होगी, जिससे कि हम ये भी जान पाएंगे कि कितना बजट हमें खर्च करना था, कितना हम खर्च कर पाए हैं और कितनी प्राप्तियां होनी थी, कितनी प्राप्तियां हुई हैं। और अब बात मौसम के हाल की कर लेते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश के बाद खासी बर्बादी हुई और कई जगहों पर नुकसान की खबरें भी आ रही हैं। बागेश्वर की बात करें तो यहां पर रीमा क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 10 साल की बच्ची झुलस गई। आनन फानन में बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जिस समय आकाशीय बिजली गिरी उस समय बच्ची घर के दहलीज पर खड़ी थी। बच्ची की आंख और चेहरे में गंभीर चोटें आई। बच्ची को अराउंड 40% के अराउंड बर्न है, लेकिन कोई डीप बर्न नहीं है, सुपरफिशियली बर्न है। हमारे पास बच्चे भी स्टेबल कंडीशन में है। उसको अभी ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग इलाज कर रहे हैं, जांचों का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद उसको आगे की कार्रवाई देखते हैं कि उसको भर्ती किया जाएगा कि आगे हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाएगा। बागेश्वर में बारिश शनिवार के दिन भी जारी रही। सबसे ज्यादा बारिश डंगोली में 47 mm रिकॉर्ड हुई है। गरुड़ में 33, बागेश्वर में 22, कपोट में 12.5 और लीती में 9 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं ओलावृष्टि और बारिश के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके साथ ही बालीघाट के पास भूस्खलन हो गया था, जिसे पीडब्ल्यूडी ने हटाकर सड़क को अब खोल दिया है। तो पहाड़ों पर बारिश से खासा नुकसान हुआ है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से नैनीताल जिले में खेती बर्बादी हो गई है। मटर, गेहूं, टमाटर समेत सभी फसल 70% खराब हो गए हैं और बेमौसम बारिश के चलते कोटाबाग, रामगढ़, बितालघाट और कई जगहों पर फसल खराब हुई है। वहीं पर ओले और बारिश से नुकसान के बाद किसानों ने मुआवजे की मांग की है और साथ ही किसान काफी मायूस भी नजर आ रहे हैं। हुआ है। इस नुकसान को देखते हुए हमारी सरकार से शासन प्रशासन से अनुरोध है कि किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए मुआवजे के रूप।
पूरे प्रदेश में हो रही बारिश वैसे तो गर्मी से राहत देने वाली है, लेकिन किसानों के चेहरे की मुस्कुराहट इसने छीन ली है। क्या है इसकी वजह, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अप्रैल में ये बेमौसम बरसात किसानों की तैयार गेहूं की फसल पर आफत बनकर बरस रही है। जो फसल खेतों में खड़ी है उसे तेज बारिश ने जमीन पर लिटा दिया है और जिसे किसान काट चुके हैं वो सड़ने की कगार पर है। गेहूं, चना और प्याज जैसी फसलों का यही हाल है। ये इस समय जो हमारे गेहूं की फसल है या चने की तैयार फसल है उनको बहुत जबरदस्त किसानों को नुकसान हुआ। उसके अलावा जो लौंगी प्याज की फसल खड़ी थी और उसमें बहुत लंबी बारिश से पानी जल भराव हो गया और बारिश से हमारे गेहूं काटे तो 2 दिन बारिश, बेमौसमी बारिश से सब भीग के खत्म हो गए, पानी पानी हो गया। बेमौसम बरस रहे मेघ से पहाड़ों में आड़ू, खुमानी, पूलम और सेब जैसे फलों की बागवानी करने वाले किसान परेशान हैं। हालांकि सरकारी एजेंसियां नुकसान के आकलन का दावा कर रही हैं। अगर क्षति की सूचना है, कितनी क्षति हुई है, किस पैच में हुई है, किस इलाके में हुई, उसकी तत्काल सूचना दें ताकि इसमें आगे की कार्रवाई करी जा सके। इस साल गेहूं की बुआई के समय में बेहद कम बारिश हुई। जाड़ों में कम बारिश से फसलें पहले से ही प्रभावित थी, लेकिन अब बेमौसम बरस रहे इन बादलों ने किसानों की बची हुई आस भी खत्म कर दी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और वहीं चमोली में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। नीति घाटी, माड़ा घाटी, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब में भी एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के काम काफी रुक गए हैं। खराब मौसम की वजह से प्रभावित हुए हैं काम भी। पिथौरागढ़ में एक बार फिर से मौसम के मिजाज में भारी तब्दीली देखने को मिली। निचले इलाकों में जहां बारिश हो रही है वहीं ऊंचे इलाकों में बर्फ की सफेद चादर से लिपटे हुए पहाड़ नजर आए। ब्यास और दारमा घाटी में लगातार बर्फबारी जारी है। इन घाटियों में कहीं 6 इंच तो कहीं 1 फीट से ज्यादा की बर्फ गिर चुकी है। इस सीजन में बर्फबारी होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। इतना ही नहीं, चीन और नेपाल से सटे क्षेत्रों में बर्फबारी होने से बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात जवानों को भी दिक्कत हो रही है। तो मौसम में बदलाव ने इस बार खासी दिक्कतें खड़ी कर दी हैं। मार्च अप्रैल में हो रही बारिश और बर्फबारी से जहां खेती बागवानी चौपट हो गई है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाली जनजातियों का जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। रिपोर्ट देखें। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में भोटिया जनजातियां सदियों से रह रही हैं। ये जनजाति अपनी खास लाइफस्टाइल के कारण कई मायनों में अलग भी है। ये जनजातियां जहां जाड़ों में निचले इलाकों में रहती हैं, वहीं गर्मियां आने के साथ ही ऊपरी इलाकों में जाना शुरू कर देती हैं। लेकिन इस बार इनके माइग्रेशन में मौसम ने सबसे बड़ा ब्रेक लगा दिया है। बीते सालों तक इन दिनों हल्की गर्मी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार सर्दियों जैसा मौसम अप्रैल में महसूस हो रहा है, जिस कारण हजारों की आबादी वाली ये जनजातियां ऊपरी इलाकों में नहीं जा पा रही हैं। बर्फबारी होती थी दिसंबर जनवरी के महीने, वह जो है अभी मार्च अप्रैल के महीने में बर्फबारी और आंधी तूफान चल रहा है, जिससे वहाँ के जोहार घाटी, मिलम घाटी, चौदास वैली, हमारे जो धारचूला मुंशियारी के जो माइग्रेट गांव थे, जो आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जो है जनजीवन अस्त व्यस्त होने की पूरी संभावनाएं हैं। इन दिनों हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण ऊंचे इलाकों में जाने वाले कई रास्ते बंद हो गए हैं। यही नहीं, पैदल रास्तों में बर्फ जमने के कारण यात्रा करना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मार्च से लागू होने वाला माइग्रेशन अभी भी शुरू नहीं हो पाया है। यही नहीं, ऊपरी इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी के कारण वहां रह पाना भी लोगों के लिए आसान नहीं है। ऐसे में इन जनजातियों ने फिलहाल माइग्रेशन से पूरी तरह तौबा की हुई है।
अभी सभी विभागों को निर्देशित कर दिया जाएगा कि अपने अपने विभाग से संबंधित चाहे पेयजल हो, चाहे रास्ते हों, चाहे सड़कें हों, मुख्य रूप से जो पीडब्ल्यूडी और बीआरओ की सड़कें हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है। बैठक में भी उनको बता दिया गया है कि उस क्षेत्र को धीरे धीरे से सुरक्षित करें। मौसम के मिजाज में जो बदलाव इस सीजन में देखने को मिला है, ऐसा बहुत सालों बाद देखा गया है। लिहाजा मौसम चक्र में आए बदलाव ने कई दिक्कतों को एक साथ न्योता दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में हिमालय की गोद के बीच बने गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। आज से 6 महीने के लिए गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खुलने से अब पर्यटक गौमुख, तपोवन, नेलांग, गर्तांगली की भी सैर कर सकेंगे। यहाँ हिम तेंदुआ, अरगली, भेड़, भरल, भूरा भालू के साथ साथ यहाँ दुर्लभ जीवों का पर्यटक दीदार करते हुए नजर आए। इसके साथ ही हिमालयी मोनाल, पहाड़ी राजालाल, पीलपेट के साथ कई सुंदर पक्षियों का भी गंगोत्री नेशनल पार्क में डेरा है। इस बार पार्क प्रशासन को भारी संख्या में सैलानियों के आने की उम्मीद है। राष्ट्रीय पार्क का कनफू गेट 1 अप्रैल 2023 को खोल दिया गया और मुझे उम्मीद है कि इस बार पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा होगा। हम इसके लिए पूर्णतः तैयार हैं। आज गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खोल दिए गए हैं। सर्वप्रथम में कनखू और गर्तांगली तथा भैरव घाटी बैरियर खोल दिया गया है और सभी पर्यटकों से पर्यटक आए और गंगोत्री नेशनल पार्क का भ्रमण कर उसका दीदार करें। धन्यवाद। उत्तराखंड में आग से करोड़ों की वन संपदा हर साल जलकर राख हो जाती है। अब वनों को बचाने के लिए सैकड़ों महिलाओं ने कमान संभाल लिया है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा के शाही देवी क्षेत्र में महिलाओं ने पेड़ों को बचाने की मुहिम शुरू की, जो हर साल 1 अप्रैल को ओण दिवस के रूप में मनाई जाती है, जिसमें महिलाएं खेतों में कूड़ा नहीं जलाने का प्रण लेती हैं, ताकि जंगलों को जलने से बचाया जा सके। ओण दिवस हम 1 अप्रैल के बाद ओण नहीं जलाएंगे, यही हमारा निर्णय है। सभी महिलाओं को हमने इसके लिए जागरूक कर रखा है कि ओण 1 दिवस के बाद ओण नहीं जलाएंगे, क्योंकि जंगल हमारे हैं, हमको ही बचाने हैं। अगर 1 अप्रैल के बाद अधिक गर्मी पड़ती है, उसके बाद जंगलों में आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है। शाही देवी क्षेत्र में दर्जनों गाँव में इस मुहिम का असर भी देखने को मिल रहा है, जिसमें लोग मिलकर जंगलों की आग बुझा रहे हैं, जिससे वैज्ञानिक भी खुश हैं और इसे पूरे हिमालय राज्यों में लागू करने की सलाह दे रहे हैं। वो अपना इतना बहुमूल्य समय अपने जंगलों को बचाने के लिए दे रही है। मैं सोच रहा हूँ कि ये एक त्याग है, महान त्याग है, और ये त्याग हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही फलीभूत होगा और ये त्याग को यहाँ से आगे ले जाके उत्तराखंड को बचाया जा सकता है। पेड़ों को बचाने के लिए ओण दिवस मनाया जा रहा है और जंगलों को बचाने की मुहिम चल रही है। अब देखना होगा कि महिलाओं की ये मुहिम कितनी कारगर होती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज से 5500 से ज्यादा सरकारी गाड़ियां कबाड़ हो गई हैं। 15 साल पुरानी इन गाड़ियों में से 2500 गाड़ियां अधिकारी इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा अब अधिकारी भी अधर में हैं, क्योंकि नई गाड़ी मिली नहीं है। पुरानी गाड़ी सड़क से बाहर होकर कबाड़ बन गई है। ऐसे में अधिकारी अपनी प्राइवेट गाड़ियों से ही ऑफिस जा रहे हैं। असल में पूरे देश में 1 अप्रैल से 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद अब 1 अप्रैल के बाद ये गाड़ियां नहीं चलाई जा सकेंगी। ज्यादातर गाड़ियां अब अपने विभागों के बाहर खड़ी नजर आई। ये गाड़ियां अगर सड़क पर आई तो चालान काटने के साथ गाड़ियों को भी सीज किया जाएगा। ये जो 15 वर्ष पुरानी सरकारी गाड़ियां हैं, सरकारी गाड़ियां का मतलब जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार या उनके जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, इस तरह के जो निकाय हैं उनकी गाड़ियां, उसमें स्थानीय निकाय भी सम्मिलित हैं। इनकी 15 वर्ष से पुरानी गाड़ियां
आज से नहीं चल पाएंगी। निश्चित रूप से ये व्यवस्थाएं पहले हो जानी चाहिए थी। अगर एनजीटी के ऑर्डर अगर हुए हैं और तो ऑर्डर वो पहले से ही हैं, नई गाड़ियां जिस तरह से उन अधिकारियों को अनुमन्य है उनको अनुमन्यता उन्हें कराई जाती है और उसके बाद ये हटाया जाता तो ज्यादा सुगम होता और शासकीय कार्यों का अवरोध भी नहीं होता। मुझे लगता है कि परिवहन विभाग की कहीं ना कहीं चूक इसमें हुई है और परिवहन विभाग को इसकी सुध लेनी चाहिए। और वहीं 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट है। वहीं पर गढ़वाल कमिश्नर ने यात्रा से संबंधित सभी विभागों के साथ ऋषिकेश के यात्रा टर्मिनल पर बन रहे ट्रांजिट कैंप का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों से काम की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी। गढ़वाल कमिश्नर ने 15 अप्रैल तक सभी कामों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं और इस बार ट्रांजिट कैंप के द्वारा देश विदेश के तमाम यात्रियों को एक ही छत के नीचे यात्रा संबंधित सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में अप्रैल के महीने की शुरुआत के साथ ही दवाइयों के रेट से लेकर बिजली के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। आम आदमी पर बोझ बढ़ा। टिहरी में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी। थाना स्तर पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित किया गया। अल्मोड़ा में एसओजी और सोमेश्वर पुलिस ने 2 किलो अफीम के साथ बरेली के एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल करने के साथ पूरे मामले की जांच की मांग की। बागेश्वर में होगा कुमाऊं की सबसे महंगी शराब की दुकान का टेंडर। बागेश्वर को मिला 54 करोड़ का टारगेट। नैनीताल में ट्रेड टैक्स को लेकर व्यापारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आज मल्लीताल व्यापार मंडल ने पालिका का घेराव किया और नारेबाजी की।